नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो हमारा शीत युद्ध का दौर जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खास चैप्टर है। आगे के जो अध्याय आने वाले हैं उनका बुनियाद बनाए रखने के लिए। देखिए, समकालीन विश्व राजनीति किसे कहा जाता है? समकालीन विश्व राजनीति 1990 के बाद की जो राजनीति है उसे कहा जाता है समकालीन विश्व राजनीति। लेकिन हमें समकालीन विश्व राजनीति को समझने के लिए हमें शीत युद्ध का दौर जो है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि समकालीन विश्व राजनीति को समझने के लिए 1990 की जो पूर्व की राजनीति थी उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो 1990 से जो पूर्व की राजनीति थी वो शीत युद्ध की राजनीति थी। राजनीति का मतलब होता है राज्य चलाने की नीति। ठीक है, यही राजनीति है जिसमें सारा का सारा खेल शक्ति का, पावर का होता है। तो शीत युद्ध का दौर हमें पढ़ना है। शीत युद्ध का दौर हमें कौन सा पढ़ना है, कहां से कहां तक के लिए पढ़ना है? 1945 से लेके 1990 तक का दौर हमें इस अध्याय में पढ़ना है। जो दूसरा अध्याय है उसमें 1990 का जो अंतिम चरण है उसे हमें देखना है और समझना है और जानना है कि जो समकालीन विश्व की राजनीति है उसने किस प्रकार से आज का वास्तविक रूप इख्तियार किया, या आज जैसी वो चल रही है वो किस प्रकार से वो राजनीति आज बनी। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अध्याय शुरू होने से पहले हमें एक ऐतिहासिक वक्त बताया गया है, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आखिर क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। देखो, क्यूबा मिसाइल संकट जानने से पहले आपको एक बार समझते हैं कि क्यूबा कहां पर है। ये हमारा यूएसए है, अमेरिका। नमाज स्टार्ट हो गया, थोड़ा वेट टाइम लेते हैं। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट विश्व राजनीति का एक ऐतिहासिक विषय है, एक ऐतिहासिक ऐसा वक्त है जहां पर ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध यानी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। वो भी तीसरा विश्व युद्ध परमाणुओं का विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यूबा कहां पर है, लोकेशन कहां है। देखिए, अगर आप नक्शा अगर देख पा रहे हैं, ठीक ठाक बना है, एवरेज है। अमेरिका से नीचे आप देखोगे ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। लैटिन अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, नक्शे में दिखाया नहीं है। अमेरिका, मैक्सिको, उसके बगल में एक छोटा सा द्वीप है क्यूबा। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा एक देश है क्यूबा, द्वीपीय देश है। ठीक है, क्यूबा में पहले जो जनरल बतिस्ता की सरकार चल रही थी, क्यूबा में जनरल बतिस्ता की सरकार चल रही थी, और ये जो सरकार थी उस पर पूरी तरीके से जो शिकंजा कसा हुआ था वो था अमेरिका का। पूंजीवादी सरकार चल रही थी और यहाँ पर पूरी तरीके से शिकंजा अमेरिका का कसा हुआ था और यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ था। लेकिन आगे चलकर 1960 के दशक में फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति होती है। क्यूबा में एक साम्यवादी क्रांति होती है जहां पर सारी की सारी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है और वहां पर सारा का सारा शिकंजा मार्क्सिस्ट यानी पूंजीवादी का खत्म करके साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। और ये जो क्यूबा की जो क्रांति हुई थी इसको समर्थन दिया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर यानी कि जो आज का आप रूस देखोगे, रूस के साथ उस टाइम 15 कुल मिलाकर के देश, 15 के लगभग मिलाकर देश थे, वो पूरा का पूरा गुट था यूएसएसआर। यूएसएसआर जो सोवियत
संघ इसे कहा जाता था हिंदी में। सोवियत संघ की एक विचारधारा थी, उसकी एक सोच थी कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था चलनी चाहिए, पूरे देश में पूरे विश्व में समानता से परिपूर्ण विचारधारा चलनी चाहिए और सारे के सारे उद्योग धंधे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन पर सारा का सारा शिकंजा जो है वो सरकारी लोगों का, सरकारी मशीनरी का होना चाहिए। ये समानता के पक्षधर थे। जबकि अमेरिका है, अमेरिका और अमेरिका के जो समर्थित देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, इनका मानना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, जिसमें हम सभी को फ्री छोड़ देते हैं, सब अपना प्राइवेट हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर जितनी काबिलियत होगी वो उतना आगे बढ़ सकता है। ठीक है, दोनों की अलग अलग विचारधारा थी, थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे। तो यूएसएसआर ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में यूएसएसआर की समर्थित साम्यवादी सरकार थी, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार थी। वहां पर सारा का सारा नियंत्रण किसका था? अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, सरकार का। प्राइवेट वहां पर ज्यादा चल नहीं रहा था। यूएसएसआर के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदलने के लिए वहां परमाणु मिसाइलें भेज दी। क्यूबा आप देख रहे हो कि यह अमेरिका के पूरा सटकर है, और यूएसएसआर ने क्या करा कि उसको, क्यूबा को सैनिक अड्डे में अपना सैनिक ठिकाना बनाने के लिए वहां पर परमाणु मिसाइलें भेज दी। कहां पर? क्यूबा में। इससे अब देखो, क्यूबा में मिसाइलें भेजी परमाणु, इससे क्या हुआ? सीधे टक्कर पर आ गया अमेरिका, निशाने पर। ठीक, अब जैसा कि वो आप बात लीजिए कि चाइना अगर मिसाइलें तैनात कर दे, कहां पर? श्रीलंका पर, तो भारत के लिए खतरा है। तो उसी प्रकार से अमेरिका के लिए खतरा था। और ये जो पूरा शीत युद्ध का 1945 से लेकर 1990 का जो वक्त था, उससे सबसे खतरनाक जो वक्त था वो यही था, क्यूबा का। अमेरिका के राष्ट्रपति थे केनेडी, उसने इस चीज को समझा और संयम से फैसला लेते हुए उसने यूएसएसआर की मिसाइल के पीछे अपने जंगी बेड़े लगा दिए। और निकिता क्रुश्चेव उस टाइम के सुलझे हुए नेता थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम ज्यादा ही टकराहट बढ़ाएंगे और मिसाइल नहीं हटाएंगे अपनी वहां से परमाणु मिसाइलें, तो पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के खतरे में झुलस जाएगा और पूरे विश्व को काफी बड़ी हानि हो सकती है। तो निकिता क्रुश्चेव ने 23 अक्टूबर 1962 को परमाणु मिसाइलें वापस लेने की घोषणा करी, और इस प्रकार से पूरा विश्व एक तृतीय विश्व युद्ध, परमाणु विश्व युद्ध, जनमान की हानि से बच गया। यही था एक क्यूबा मिसाइल संकट। यह शीत युद्ध का एक ऐसा पॉइंट था। बात अब देखते हैं आखिर शीत युद्ध था क्या। देखो, हमने कहानी पढ़ ली, जैसे कि फिल्म स्टार्ट हुई, फिल्म में क्या आपको बताया गया? एक कहानी, एक पॉइंट बता दे, ये चीज था। लेकिन अब हम समझ रहे हैं, अब हमें स्टार्ट करना है कि आखिर यूएसएसआर और अमेरिका जो था वो आपस में क्यों लड़ रहे थे, क्या उनका मकसद था, क्या वो चाहते थे। तो दरअसल पहला हम समझते हैं आखिर शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध दो गुटों का, दो देशों का नहीं, दो गुटों के मध्य विचारात्मक युद्ध था, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ा गया था। मतलब कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का एक विचारात्मक युद्ध था, जिसमें कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा गया था। हाँ, लेकिन लोग जो इसके जो गुट थे वो अपने आप को बढ़ा रहे थे, अपनी विचारधारा को सबसे बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। तो दो गुट कौन से थे? एक तो था यूएसए यानी अमेरिका का गुट, उसमें उस गुट में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और ये इटली वगैरह, ये सब शामिल थे अमेरिका के गुट में। जबकि जो दूसरा गुट कौन सा था, दूसरा समूह जो था वो यूएसएसआर का था, उसमें रसिया के नेतृत्व में 15 के देश आसपास उसमें शामिल थे। तो ये दोनों विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है, यूएसए की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी। पूंजीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। उसके लिए आप सबको खुला छोड़ दीजिए और अपने आप वो अपना लाभ कमा सकते हैं। चारों तरफ प्राइवेट ही चीजें होंगी, सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय,
सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ही चलेगा। जबकि यूएसएसआर की विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज को समानता के नियम के हिसाब से ढालना है, समानता के नियम के हिसाब से बनाना है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की धारणा ना के समान थी, बल्कि समाज को पूरी तरीके से समानता से बनाना था। और जो सरकार की जो सारी की सारी सुविधाएं देती, वो सारी की सारी सुविधाएं सरकार देती। ठीक है, तो ये था शीत युद्ध आखिर था क्या। तो इस प्रकार से हमने इतना समझ लिया कि शीत युद्ध आखिर था क्या, और शीत युद्ध में कौन से दो गुटों की लड़ाई हो रही थी और किस लिए लड़ाई हो रही थी। वो अपनी विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरिका बोल रहा था कि पूंजीवादी विचारधारा सबसे बढ़िया है और पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा ही लागू होनी चाहिए, जबकि यूएसएसआर सोवियत संघ बोल रहा था कि साम्यवादी विचारधारा सबसे बढ़िया है और पूरे विश्व को साम्यवादी विचारधारा को लेकर ही लड़ना चाहिए। आखिर ये लड़ाई क्यों हुई? देखिए, लड़ाई थी विचारधारा की। जैसे कि आप जानते हैं, रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति हुई। रूस में पहले क्या था, राजा का शासन था, लेकिन वहां पर लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। पूरी तरीके से वहां पे राजा के निरंकुश शासन को खत्म कर दिया गया। तो रूस में यहीं से आप मान सकते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत का जो इतिहास है, वो शीत युद्ध का जो पृष्ठभूमि है, वो यहीं से स्टार्ट हो गया। देखो, विचारधारा की लड़ाई थी, पूंजीवादी विचारधारा पहले से पनप चुकी थी, लेकिन इसके खिलाफ जो विचारधारा आई थी वो थी साम्यवादी विचारधारा। वो कब आई? 1917 में। तो 1917 में अगर हम बोले कि शीत युद्ध के शुरू होने के कारण क्या थे, तो सबसे पहले बताइए कि शीत युद्ध के शुरू होने के कारण 1917 में यूएसएसआर रसिया में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना थी। और रसिया में जैसे ही साम्यवादी विचारधारा की स्थापना हुई, तो रसिया ने अपने आसपास के क्षेत्रों पर भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और गुट बनाकर अपनी पूरी यूएसएसआर सोवियत संघ की स्थापना करी। अगर हम बात करें शीत युद्ध की पृष्ठभूमि की, तो आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था। कई बार एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हमारे काम का है। द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला। ठीक है, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारे काम का प्रथम विश्व युद्ध नहीं है। देखिए, अभी तक यहाँ पर शीत युद्ध शुरू नहीं हुआ, शीत युद्ध शुरू होने की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो रही है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो गुटों के बीच में, दो देशों के गुटों के बीच में लड़ा गया था। पहले गुट का नाम था मित्र राष्ट्रीय, दूसरे गुट का नाम था धुरी राष्ट्रीय। मित्र राष्ट्रीय में कौन कौन था? यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये शामिल थे। देखो, शीत युद्ध जिनके बीच में लड़ा गया या चल रहा था, शीत युद्ध जिसे हमें पढ़ना है, यूएसएसआर और अमेरिका, ये दोनों एक ही गुट के थे, एक ही समूह के थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ लड़े थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे को इतना ही काम है कि फर्स्ट वाले जीते, यानी मित्र राष्ट्र जीते और धुरी राष्ट्र हार गए ये। ठीक है, 2 मई 1945 को इटली ने हार मान ली अपनी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके 5 दिन बाद जर्मनी ने समर्पण कर दिया कि हम भी हार मानते हैं। ठीक है, 2 मई को और 5 दिन बाद 7 मई को। लेकिन युद्ध का अंत जो था, युद्ध का अंत कैसे हुआ? अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट वैन नाम के परमाणु बम गिरा दिए। और परमाणु बम उस टाइम का सबसे खतरनाक चीज था, आज भी ये चीज सबसे खतरनाक बम है। और जो परमाणु बम गिराया था, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसमें काफी बड़ी हजारों की संख्या में जापानी नागरिक मारे गए और साथ साथ में उस टाइम भी मारे गए। और जो परमाणु बम का जो प्रभाव था, वो आगे आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ा। आगे आने वाली पीढ़ी भी अपाहिज और बीमारी ग्रस्त पैदा हुई थी। ठीक है, ये जो परमाणु बम गिराया गया था, यह अमेरिका द्वारा गिरा गया था। लेकिन
देखो अमेरिका मित्र राष्ट्र के गुट में ही था यूएसएसआर। अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, लेकिन यूएसएसआर को इसकी भनक भी नहीं थी कि भाई इसने परमाणु बम कैसे बना लिया, जबकि इनका ही गुट था ब्रिटेन। ब्रिटेन को पता था कि अमेरिका परमाणु बम बना रहा है, तो इससे क्या हुआ, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में दूरी बढ़ गई और इस दूरी ने दुश्मनी का नाम ले लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस कदम पर अमेरिका की आलोचना भी हुई काफी टाइम पे कि अमेरिका ने गलत किया है, क्योंकि जापान पहले ही आत्मसमर्पण करने वाला था। उसने ये काम जो किया है बदले की भावना को लेकर किया गया है। 1942 के आसपास पर्ल हार्बर पर, अमेरिका का एक टापू था पर्ल हार्बर, उस पे जापान ने अटैक किया था और जापान ने अमेरिकी जंगी बेड़ों को और अमेरिकी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो लोगों का और काफी देश का मानना है कि उसी बदले की भावना से अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया, लेकिन जापान ने उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आत्मसमर्पण की जो सबसे बड़ी वजह थी वो अमेरिका नहीं बल्कि यूएसएसआर था, क्योंकि यूएसएसआर की रेड आर्मी, उसकी रेड आर्मी ने जापान के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था और पूरे जापान की तरफ आ ही रहा था। क्योंकि अगर वो परमाणु बम से हार ही मानने वाला था जापान, तो वो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को जो हमला हुआ था उसी टाइम हार मानता, वो 9 अगस्त के बाद नहीं मानता। तो ये था कि आपस में दोनों के दोनों दिखाना चाहते थे कि कौन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावशाली अपने आप को दिखाना चाहता था और वो दिखाना चाहता था कि यूएसएसआर इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए उसने अपना परमाणु बम गिरा करके पूरे विश्व जगत में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और परमाणु बम के बारे में यूएसएसआर को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, इससे तनातनी और बढ़ गई। यूएसए और यूएसएसआर के मध्य खुले रूप में टकराहट बढ़ी, क्योंकि यूएसएसआर को परमाणु बम के बारे में कोई भनक नहीं थी, जबकि उसके मित्र गुट ब्रिटेन को इसकी जानकारी थी। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज साफ हो गई कि जो आपस में हमारी जो रंजी से विचारधारा की वो अभी भी है, वो हमारे एक गुट में होने से नहीं है। ठीक है, अब इससे एक बात जो निकल के आई यूएसए और यूएसएसआर के मध्य है वो ये थी कि जो पूरा द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जर्मनी एक शक्ति बन के उभर रहा था, ये भी खत्म हो गया। जापान, इटली भी खत्म हो गया, इनकी अर्थव्यवस्था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। फ्रांस, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो गई। इन्होंने जो दूसरे देशों को गुलाम बना रखा था, वो गुलामों को इनको आजाद करना पड़ा। तो अब जो सबसे शक्तिशाली दो देश उभर के उभरे, 2 गुट, वो था यूएसएसआर और अमेरिका। तो इन दोनों में, और ये दोनों ही अलग अलग विचारधारा के थे, इन दोनों में ही अब आने वाला कंपटीशन छिड़ गया। तो यही जो कंपटीशन था वही था शीत युद्ध। तो इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है, हमें ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें समझना है कि आखिर शीत युद्ध था क्या, शीत युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। आने वाले टॉपिक्स में हमें जानना है कि शीत युद्ध के दायरे क्या थे, शीत युद्ध के टाइम पर आखिर क्या क्या घटनाएं घटी और शीत युद्ध में किस प्रकार से गुटबाजी बढ़ रही थी, ये भी हमें जानना है और समझना है। साथ साथ में हमें आने वाले टॉपिक्स में यह भी जानना है कि शीत युद्ध को चुनौती, जो 2 गुटों को चुनौती देने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन किस प्रकार से एक प्रभावशाली आंदोलन था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए 2 ध्रुवीय विश्व को चुनौती देने के लिए भारत ने क्या योगदान अपना निभाया। तो आने वाली 2 वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा ये अध्याय खत्म कर दे। वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, उसका जवाब हम अच्छे से आपको जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।